हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज के क्लास में हम लोग लेके आए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि क्लास 12th के सेकंड चैप्टर और सीबीएसई के लिए फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एवरी ईयर 2 से 3 मार्क्स का एकदम पूछा ही जाता है, वो चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो। और बहुत आसान सा ये टॉपिक है, और थोड़ा सा अगर हम लोग टेक्निकल हो के इस टॉपिक पे काम करें तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है किसी सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है, किसी सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है। कैसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी? तो वैसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये ध्यान दीजिएगा, आपके किताब के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या इसमें हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वैसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलाने के बाद, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स का अमाउंट बढ़ रहा है तो उसके सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी में जो जो चेंज देखने को मिलेगा, दैट चेंज इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए आप जब बुक पढ़ते हैं तो ये चीज बताया गया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वैसा गुण किसी सॉल्यूशन घोल का जो घुल के कणों पर निर्भर कर रहा हो, उसको हम लोग अनुसंख्य गुण बोलते हैं। ठीक ना? तो अनुसंख्य गुण के बारे में जैसा कि डिस्प्ले में आपको दिख रहा है, यहां ध्यान से अगर देखें आप लोग तो ये चीज देखेंगे कि ये हमारा NaCl है, NaCl का क्रिस्टल है। इसमें देखेंगे तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये Na है, और ये जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है वो Cl का आयन है। जब ये वाटर में जाता है तो होता क्या है इसके साथ? तो जब ये वाटर में जाता है तो देखिए ये पूरा मॉलिक्यूल्स H2O का है, और ये जो है एटम सोडियम का है। सोडियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया, अलग हो गया, और यहाँ भी सोडियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अलग है, और यहाँ Cl- आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स है। यानी कि जैसे ही ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं सोडियम आयन अलग हो जाते हैं। मतलब होता क्या है कि NaCl अगर हम H2O में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है? Na प्लस एक्वस प्लस Cl- एक्वस हो जाता है। ठीक ना? यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, या किसी किसी केस में घट भी जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग कंसीडर करेंगे कि पार्टिकल्स इसमें कितना NaCl एक पार्टिकल्स मिला रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद जो पार्टिकल्स है वो कितना हो गया? 2 हो गया, वो आयंस के फॉर्म में चला जाता है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना और समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुसंख्य गुण। अनुसंख्य गुण किसका? तो किसी घोल का अनुसंख्य गुण बोला जाता है। अनुसंख्य गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स सोलली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी किस पे डिपेंड कर रहा है? तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निर्भर कर रहा है, एंड नॉट ऑन देयर केमिकल आइडेंटिटी। कोई केमिकल आइडेंटिटी में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, खाली प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होगा। तो वैसे हम लोग लिख सकते हैं कि यहां घोल का लिखा जाए, घोल का वैसा गुण जो
घुल के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक ना। तो ये हम पीछे भी बताए हैं कि ये हमारा परिभाषा है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि जब हम एक सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिलाते हैं, अब सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट, यहां से अब टॉपिक पर एकदम जान आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने जब सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग किस सॉल्यूशन को पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन को। ठीक ना। लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और ये हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ये हमको नहीं पढ़ना है, ये हमको नहीं पढ़ना है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हमको लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना था। लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास 3 टाइप का, कौन कौन, तो जब सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, वो सारे सॉल्यूशन कहे जाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड इन लिक्विड, ठीक ना, ये हो गया गैस इन लिक्विड और एक हो गया सॉलिड इन लिक्विड। ये कोई आपको नहीं बताने जा रहा है, बस सिंपल सा कोई भी आप YouTube पे वीडियो देखिएगा, आपको एक ही चीज लगेगा कि यही होता है, लेकिन इसके पीछे पूरा चैप्टर का एक सीक्रेट समझिए कि चैप्टर किस तरह से प्लान किया गया है। ठीक ना। तो यहां हमने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा, तो यहां पता है क्या निकल के आ रहा है, यहां हमारे लिए निकल के आ रहा है राउल्ट्स लॉ। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्वेंट। जब हमने उस टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ा तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना, और जो डिपेंड कर रहा है किस पर, राउल्ट्स लॉ पर। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड के लिए हमारे पास कंसेप्ट पता है क्या था, हेनरीज लॉ। ये किसके लिए था, जब गैसियस सॉल्यूट को हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट में मिला रहे थे, तो वो क्या था, हेनरीज लॉ। लेकिन ये जब हमको पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड, ये तो छूट रहा है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। तो जब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है तो हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में तब क्या होगा, यहां पे होगा कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट dissolved in volatile solvent। ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि क्या दिखाने वाला है, जो दिखाने वाला है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है।
ध्यान से एक बार सुन लीजिए कि हमने जो अभी तक लिक्विड सॉल्यूशन जो चैप्टर पढ़ा, सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 टॉपिक ही हमने मेजर रूप में पढ़ना है, मेजर फॉर्म में, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड राउल्ट्स लॉ, गैस इन लिक्विड हेनरीज लॉ, एंड सॉलिड इन लिक्विड जो होता है वही होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्यूट अगर हमारा सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, जिसका वेपर नहीं बनने वाला है, उसको अगर हम वेपराइज्ड होने वाले लिक्विड में मिलाएंगे तो जितने प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलेगा, दैट प्रॉपर्टी इज नॉट ए केमिकल प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो उस प्रॉपर्टी में जो चेंज देखने को मिलेगा वही हमारा कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए जब आप बुक में पढ़ते हैं तो ये चीज बता दिया जाता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। लेकिन रियल मीनिंग क्या है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स किस टाइप के सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स जब हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जितने प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलता है वही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले अब मान लीजिए कि वोलेटाइल सॉल्वेंट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब मिला दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक ना। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि कौन कौन से प्रॉपर्टी में अब चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला चेंज होगा कि डिप्रेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक ना, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, पहला गुण क्लियर। दूसरा, जब वेपर प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या इंक्रीज कर जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, लिफ्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा आगे हम लोग बात करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और क्या इंक्रीज करने वाला है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक ना। इसीलिए ये 4 टॉपिक हमको पढ़ना होता है। तो मेन क्या इसमें है कि वेपर प्रेशर लो हो जाने के कारण उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने को मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिलेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। ये एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। व्हेन non-volatile solute, that is solid solute, dissolved in volatile solvent, that is liquid solvent, the change in property occurs is called colligative property, ठीक है, which are directly depends upon the lowering of vapor pressure, because non-volatile solute when added in the volatile solvent, lowering of vapor pressure occurs, clear। बात समझ में आ गया, सीधा सीधा यही बात है। अब इसमें हमने 4 टाइप को देख लिया कि ये 4 प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलेगा। अब बारी बारी से इन चारों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग वेपर प्रेशर लोअरिंग और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर को देखेंगे, क्लियर। आइए अब देखते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक बार फिर से एक इमेज के थ्रू समझते हैं क्या होता है। तो इसमें ये पहला पॉइंट आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यानी यहाँ देखिए थर्मामीटर में यहाँ स्केल था, अब ये स्केल क्या हो गया, बढ़ गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, देखिए पहले थर्मामीटर में फ्रीजिंग पॉइंट ये दिखा रहा था, अब ये दिखा रहा है, डिप्रेस हो गया। वेपर प्रेशर लोअरिंग, पहले जो वेपर बन रहा था पार्टिकल्स ज्यादा था, अब पार्टिकल्स कम हो गया, डिप्रेस कर गया, ठीक ना। अब इसके बाद देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का फ्लो इधर था, अब ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऊपर से बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। पास कराने के लिए हमको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक ना।
तो ये 4 प्रॉपर्टी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहे जाते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग अब बात करें तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसा कि हमने बताया है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हम लोग यहाँ रिलेटिव वर्ड जो है, पहले इसको देखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि जो वाष्प दाब है उसका क्या हो रहा है, लो कर रहा है, ठीक है, निम्न हो रहा है, कम हो रहा है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए यहाँ ओरिजिनल जो वेपर प्रेशर था किसी सॉल्वेंट का, उसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया हुआ था, राउल्ट्स लॉ में हमने डिस्कस किया हुआ था, तो ये क्या है, VP ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये जो है VP ऑफ सॉल्यूशन, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो वेपर प्रेशर। हम बात कर रहे हैं कि जब नॉन वोलेटाइल है, यानी कि अब सोच लीजिए कि घोड़ा भाग रहा है और घोड़ा के साथ हमने क्या कर दिया, नहीं भागने वाले ऑब्जेक्ट को रख दिया, किसी 200 kg वेट को उसके देह पर रख दिया, क्या हो जाएगा, घोड़ा का वही स्पीड रहेगा, नहीं रहेगा, एकदम स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं भागने वाला नॉन मोबाइल हमने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट को उस पे रख दिया है, तो उसका जो स्पीड है एकदम से गिर जाएगा पहले से, तो पहले से गिरेगा यानी उसमें चेंज देखने को मिलेगा, दिस चेंज इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक ना। अब यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब किससे रिलेशन निकालेंगे, तो पहले से, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इसका रिलेशन हमने निकाला किसके साथ, पहले वाले वेपर प्रेशर के साथ। तो ओरिजिनल वेपर प्रेशर किसका था, ओरिजिनल वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का, है ना, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या आता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिस बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया यहां तक। अब हमको ये बात पता है कि जब हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे थे किसी कंपोनेंट का, तो राउल्ट्स लॉ में ये PA नॉट इंटू XA आ रहा था, ठीक ना। अब जब हम XA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PA अपॉन PA नॉट, ठीक है। अब यहां हम लोग देख सकते हैं XA इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सिंस काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1 होता है, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB, या काई B मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्नांक, तो यहाँ हमने इसको 1 माइनस कर दिया है। अब हम लोग ये 1 को क्या कर रहे हैं, उस साइड लेके जाएंगे, या XB को उधर लेके जाएंगे और PA बाई PA नॉट को इधर लेके आएंगे, तो ये पार्ट आ जाएगा जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, और इसका मतलब क्या है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्यूट के इक्वल होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसके इक्वल होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को बढ़िया से नोट कर लेना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा सीधा टेक्निक लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखते हैं हम लोग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ क्या, पहले समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कराते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम लोग क्लास में जनरली पूछते हैं बच्चों से, तो बच्चों का ये आंसर होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट होता है, उबलना स्टार्ट होता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं।
लेकिन ऐसा हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में या रियल टर्म इसका ऐसा नहीं होता है। रियल टर्म क्या है कि जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से जो हमारे ऊपर लग रहा है 1 atm का प्रेशर, और ये जो नीचे जो सब्सटेंस उबल रहा है उसका जो वेपर बन रहा है, दोनों जिस टेम्परेचर पे प्रेशर इक्वल हो जाएगा वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जब ऊपर से हमारा वेपर प्रेशर लग रहा है, ठीक ना, और ये जो हमारा सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ इसमें आग जला दिया गया, आग जला के रख दिया गया है, तो इसका जो वेपर प्रेशर बन रहा है, ठीक ना, इसका जो वेपर प्रेशर बन रहा है ये जब इक्वल हो जाए, ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ सब्सटेंस जो है वो क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, और वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अगर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो पानी है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक ना, इसलिए प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब यहां हम लोग उस कंसेप्ट को लेके यहां आते हैं, इस ग्राफ को समझते हैं। ठीक ना, यहां देखिए डिस्कस भी किया हुआ है 1 atm और 1 बार। जनरली अभी हमारे ऊपर जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे हैं तो 1 atm का वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब हम पे लग रहा है। तो सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए यहाँ x पर है, यानी टेम्परेचर अगर देखें तो TB नॉट है। जैसे ही हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया तो वेपर प्रेशर तो पहले से बनाने की एबिलिटी कम हो जाएगी। तो जब वेपर प्रेशर पहले से बनाने की एबिलिटी कम हो जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर हमारा कम होने के कारण और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी ना हमारा क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ था, यहाँ से घट के आ गया यहाँ पे, यहाँ से घटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो यहाँ घट के आ गया। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तापमान बढ़ाना पड़ेगा। तब तापमान हम टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो ये y पॉइंट पर जाने के बाद फिर से 1 atm का वेपर प्रेशर वाष्प दाब क्रिएट करेगा। ठीक ना, और जब 1 atm का वाष्प दाब लगा देगा तभी जाके वो सॉल्यूशन जो है वो क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग तब क्या होना चाहिए, अगर आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपके पास थर्मामीटर है तो आप काम एक करेंगे कि प्योर वाटर को आपने बॉयल किया, उसका टेम्परेचर ले लीजिए, उसमें क्या करिए, चीनी मिला दीजिए या नमक मिला दीजिए, दोनों में कोई मिला सकता है। और जब आप उसको फिर से जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो और टेम्परेचर लीजिए, पहले प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, अगर आपने चीनी मिला दिया है या नमक मिलाया है, वो हो सकता है 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो सकता है 103 डिग्री पे बॉयल हो, 105 डिग्री पे बॉयल हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर 1 atm बनाना है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अब तो ये बनेगा नहीं, ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले से इंक्रीज कर जाएगा। यही इसका रियल मीनिंग है। इसमें मिला क्या रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, चीनी नमक, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसीलिए ये सब किसके टॉपिक हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टॉपिक हैं। अब ये उम्मीद है कि ग्राफ समझ में आ रहा होगा। यहाँ से यहाँ जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है ये डेल्टा टीवी है। डेल्टा टीवी मतलब क्या हो गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट में गैप आपको दिख रहा है, तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कितना चेंज देखने को मिलेगा, तो ये आपका सॉल्यूशन वाला ज़्यादा होगा और जो पहले था वो क्या होगा, कम होगा। तो चेंज हम लोग निकालेंगे ज़्यादा में से कम को, तो टीवी माइनस टीवी नॉट कर रहे हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के।
तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने किसको ले लिया, तो मोलालिटी को ले लिया है, क्योंकि यहाँ आयतन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो ये चेंज कर जाएगा, एक दूसरे तरह का डेंसिटी से रिलेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसीलिए मोलालिटी लिया जाता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ जब हम इसको, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला हमने लिख दिया, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए। क्या है भाई, तो यहाँ स्मॉल डब्ल्यू बी जो है वो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है, मोलालिटी हम लोग सिंपल पढ़े हुए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जाके पिछला देख लीजिएगा कंसंट्रेशन का, उसमें मोलालिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी सब हमने पढ़ा दिया है। अब डब्ल्यू ए क्या है, तो चूंकि ये मेरा बनाया हुआ सिंबल है तो हो सकता है कि आप किसी बुक में ढूंढे तो नहीं मिले, लेकिन मेरा कंसेप्ट जाके देखना पड़ेगा। स्मॉल डब्ल्यू ए हम लोग बोलते हैं कि गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू बी किसके लिए बोलते हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू बी जो है वो हम लोग बोलते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। क्लियर, तो ये हमारा कुल मिला जुला के ये 2 टॉपिक था आज के क्लास में, जिसमें हमने देखा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, और ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं ये किसके टाइप हैं, तो ये टाइप हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। वीडियो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, कई चीज हमने अभी तक आपके एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग समझाया है, ठीक ना। तो उन एक्सपीरियंस को ठीक से पढ़िए, समझिए, जो मेरा कहा हुआ जो लॉजिक है उस लॉजिक को समझने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि हमने आपको ठीक से समझाया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत जगह शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।